चलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट के आगे के टॉपिक्स। अब बच्चों का ये क्वेरी था कि सर एग्जाम तो हमारा एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, तो हम ये थियरी क्यों पढ़ें, क्या लॉजिक है इस थियरी को पढ़ने का। तो लॉजिक बेशक है, अगर आप इस थियरी को नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए हो सकता है किसी और माध्यम से तैयार तो हो जाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। एंड आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज़ विथ योर करियर। हम अपने कभी भी आपके करियर के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम आपके थियरी सेशंस को लाएंगे, लेकिन जो आपका थियरी सेशन होगा वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन उसमें कुछ बातें करियर से संबंधित भी होंगी, यानी उसमें करियर का मसाला भी होगा और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी वो कंटेंट बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अगर आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम को बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए सारथी ज्वाइन नहीं किया है, तो सारथी बेसब्री से आप सभी का इंतजार कर रहा है आपके अपने टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। तो जाइए और अभी डाउनलोड करिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और ज्वाइन करिए सारथी को, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और धीरे धीरे आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके करीब आ रहा है। और हम कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाएँ, इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप सच में अपने एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, वास्तव में आपका ख्वाब है और इसको आप हकीकत में बदल के दिखाना चाहते हैं, तो सारथी ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी मार्केट में सारथी के अलावा और कोई ऑप्शन आपको बेस्ट नहीं मिल सकता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपना पैसा जो आप यूपीएस में बर्बाद करते हैं, राजेंद्रा में बर्बाद करते हैं, वही पैसा, उससे कम पैसा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आप एक अगर खरीदने जाते हैं यूपीएच या फिर राजेंद्रा, तो उसकी प्राइस मार्केट में होती है 60 रुपीज़। तो 60 × 6 कितना हुआ, 360। 360 रुपये का आप यूपीएच या राजेंद्रा खरीदते हैं, उसमें से भी मैक्सिमम कंटेंट गलत होता है, मैक्सिमम आंसर्स गलत होते हैं। लेकिन वही सारथी आपको मात्र 200 रुपये में जस्ट एट 199 प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको दिक्कत है। और उसमें भी ऐसा कंटेंट जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला है, और इसकी 100% गारंटी खुद बच्चे देते हैं। और बच्चों का सपोर्ट आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, किस प्रकार से उनका सपोर्ट रहता है हमेशा सारथी के प्रति। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है एडवांटेज टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से डिसीजन बड़ा फास्ट ले पाता है, और डिसीजन बड़ा ही सटीक, बड़ा ही एक्यूरेट ले पाता है। यानी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग होने का मैनेजमेंट में, वो है आपका डिसीजन मेकिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बिजनेस में होता है तो आप डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा एक्सपेंस आपको करना चाहिए, कौन सा एक्सपेंस आपको नहीं करना चाहिए, कौन से खर्चे आपको इग्नोर करने चाहिए और कौन से खर्चे आपको कंसीडर करने चाहिए। इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के बाद ही होता है। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑन मटेरियल, कंट्रोल ऑन लेबर, कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल ऑन मशीन। अब इसमें 4-5 पॉइंट्स एक ही साथ हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो आप हर एक मटेरियल का कॉस्ट निकालते हैं और आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इफ़ेक्टिव है, जो वास्तव में प्रोडक्शन में बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है, और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो वेस्ट है जिसका कोई यूज़ नहीं है। आप मटेरियल्स को अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं, कौन सा यूज़फुल मटेरियल है, कौन सा यूज़फुल मटेरियल नहीं है, और फाइनली उसके बाद से आप ये देखते हैं कि जो यूज़फुल मटेरियल है उसका क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल है उसकी हम क्वांटिटी कम करेंगे या फिर उसको ख़त्म कर देंगे। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आपका आपके रॉ मटेरियल पे, कच्चे पदार्थों पे नियंत्रण होता है। क्या होता है? आपका मटेरियल्स पे नियंत्रण होता है, क्योंकि आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं, आप ये देख पाते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़फुल है और कौन सा यूज़फुल नहीं है। चलिए अगला है कंट्रोल ऑन लेबर। लेबर यानी वो इंसान जो हमारे फैक्ट्री में वो जो हार्ड वर्क होता है फैक्ट्री का वो करते हैं, या फिर
आप कह सकते हैं कि हमारे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी एक तरह से लेबर के कैटेगरी में ही आएंगे, लेकिन वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लेबर होते हैं। और फैक्ट्री वाले जो लेबर होते हैं वो थोड़े से हार्ड वर्किंग होते हैं। उनको जो मेन ऑपरेशनल वर्क होता है वो फैक्ट्री लेबर्स को सौंप दिया जाता है, और बाकी का जो ऑफिशियल और क्लर्कियल वर्क होता है वो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ करते हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड लेबर्स होते हैं। अब लेबर का मतलब क्या है? अगर आप किसी इंसान को नौकरी पर रखते हैं तो आप उसको पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, और उस सैलरी के बदले वो इंसान आपको काम करके देता है। लेकिन आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से लापरवाहियाँ बरती जाती हैं। इंसान, आज आपको पता होगा कि बड़ा ही क्रेज़ है बच्चों के बीच में, किस चीज़ के लिए? बच्चों के बीच में क्रेज़ है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करें और एक गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट उनको मिले। अच्छा, ये क्रेज़ क्यों है? क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि एक बार मुझे मेहनत करना है, उसके बाद मुझे एक नौकरी मिल जाएगी, एंड आफ्टर गेटिंग दैट पर्टिकुलर जॉब मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐस होगा, न काम करना है न कुछ करना है, बस 9 से 6 ऑफिस जाना है और फिर घर चले आना है, और हर महीने की आखिरी तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारे देश के युवाओं का ये सोच हो रहा है आजकल, और इसी की वजह से, कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ही कम रहती है। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अगर कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी देखती है। कंपनी ये देखती है कि आप वास्तव में उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उसके लिए कितना कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के लिए कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, अगर आप कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम करके दे रहे होते हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा होता है, प्रॉफिट हो रहा होता है, तभी कंपनी आपको सैलरी देती है, तभी कंपनी आपको वर्क पे रखती है। अब इसका मतलब क्या है? कंट्रोल ऑन लेबर का मतलब ये है कि हम ये नियंत्रण कर पाते हैं कि लेबर कब काम कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, कौन सा लेबर प्रोडक्टिव है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, और कौन सा प्रोडक्टिव नहीं है। जो प्रोडक्टिव लेबर्स नहीं हैं उनको हम कंपनी से निकाल देते हैं, और जो प्रोडक्टिव लेबर्स हैं उनको कंपनी में हम रखते हैं। चलिए, अगला है कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। आपको पता होगा जब एक कंपनी की हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ एब नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री के लिए, हमारी कंपनी के लिए ज़रूरी हैं, उस हिसाब से हम उनका इम्पोर्टेंस वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो खर्चे जो सबसे ज़्यादा हमारे फैक्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं खर्चों को ज़्यादा करते हैं। तो हमको इस प्रकार से ये पता चल गया कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की मदद लेते हैं तो हमको अपने खर्चों पे नियंत्रण करना भी आ जाता है, यानी हम अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कंट्रोल ऑन मशीन। आपको पता होगा कि फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशनल और प्रोसेसिंग वर्क्स में हमारी मदद करती हैं। तो वो जो मशीनें हैं उसमें से कौन सी मशीन ऐसी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी की है, कौन सी मशीन जो है वो लो टेक्नोलॉजी की है, पुरानी टेक्नोलॉजी की है, ओल्ड टेक्नोलॉजी की है, कौन सी मशीन में फ्यूल ज़्यादा लगता है, कौन सी मशीन में फ्यूल कम लगता है, कौन सी मशीन ज़्यादा प्रोडक्टिव है और कौन सी मशीन कम प्रोडक्टिव है। इस हिसाब से हम कंपनी में देखते हैं कि कौन सी मशीन को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके एक्सपेंसेस को पहले करना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे कंपनी को एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो मशीन्स प्रोडक्टिव होती हैं, जो मशीन्स हमको ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के देती हैं, अगर हम उन पे काम करते हैं, अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज का क्वांटिटी बढ़ता है, हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता है। और ये सब कुछ संभव कैसे हो पाता है? ये सब कुछ संभव हो पाता है ओनली विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आपके बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला है हेल्प्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हेल्प्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम ये देख पाते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमको ज़्यादा रिटर्न दे पा रही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमको ज़्यादा रिटर्न दे रही है। जो इन्वेस्टमेंट हमको ज़्यादा रिटर्न देती है, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है, अगर वो हमको ज़्यादा रिटर्न देती है तो उसको तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट को हम आगे से नहीं करते हैं। और ऑलरेडी
हमने जो इन्वेस्टमेंट उसमें कर लिया है उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं। यानी अगर हमको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिसाइड करनी है अपनी कंपनी में, हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ नहीं करना है, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिसाइड करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से जगह से कितनी प्रोडक्टिविटी, कितनी एफिशिएंसी और कितना इफेक्टिवनेस हम निकाल पा रहे हैं। अगला है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, एक एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालते हैं और एक एक ऑपरेशन का, एक एक प्रोसेस का प्रॉफिट निकालते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम है, अगर किसी डिपार्टमेंट का कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व तो फिक्स कर सकते हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अगर आपके डिपार्टमेंट का कॉस्ट ज़्यादा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। यानी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बेहद आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में, अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में और अलग अलग ऑपरेशंस के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ प्राइस। जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टी शर्ट है जो आपने बनाई है और उसको आपको मार्केट में बेचना है, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप उस टी शर्ट को कितने प्राइस में बेचें ये डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना होगा कि उस टी शर्ट को बनाने में आपके कितने खर्चे लगे, उस टी शर्ट को मार्केट तक पहुंचाने में आपके कितने खर्चे लगे, उस टी शर्ट का आइडिया डेवलप करने में, उस टी शर्ट का डिज़ाइन डेवलप करने में आपको कितने खर्चे लगे। यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल स्पेंडिंग आपने उस टी शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे, उस टी शर्ट को बनाने के लिए रिसर्च पे, उस टी शर्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक्सपेंसेस पे किया है, उस टी शर्ट के सारे एक्सपेंसेस को आप जोड़ते हैं और उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मार्केट में काम कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस टी शर्ट को बनाने में खर्चा कितना लगा। एक बार हमको ये खर्चा पता चल जाता है तो फिर हम देखते हैं कि हम उस टी शर्ट से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उस टी शर्ट से कितना लाभ कमाने की इच्छा रख रहे हैं, और उस प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को उस टी शर्ट के कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं एंड देन हम डिसाइड करते हैं कि उस टी शर्ट को कितने प्राइस में मार्केट में हमको बेचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 8 एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। इसके अलावा 3 और एडवांटेजेस हैं। पहला है असिस्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके खर्चे कहाँ ज़्यादा हैं कहाँ कम हैं, कहाँ आपके खर्चे बेमतलब के हो रहे हैं और कहाँ आपके खर्चे लॉजिकल हैं, उनकी नेसेसिटी है, तो जो खर्चे आपको इलॉजिकल, वेस्टफुल लगते हैं, अगर आप उन खर्चों को कम कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है। या फिर जो खर्चे आपको लॉजिकल लगते हैं, जो खर्चे आपको प्रोडक्टिव लगते हैं, जिन खर्चों से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, अगर आप उन खर्चों पे फोकस करेंगे, अगर आप उन खर्चों को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज वो खर्चा जो आप कर रहे हैं उससे आपका रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा कोई खर्चा करेंगे जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा देन डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगला है फैसिलिटेट कंपैरिजन। जब भी कॉस्टिंग की जाती है तो कॉस्टिंग करने से पहले कॉस्ट बजट बनाया जाता है, देखा जाता है कि इस बार कॉस्ट कितना लगने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है, और उस कॉस्ट बजट से हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। कॉस्ट बजट से एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं और ये निकालते हैं कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने प्लान्ड कॉस्ट कितना रखा था और हमने एक्चुअली कितना खर्चा कर दिया। जब हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे प्लान्ड कॉस्ट और हमारे एक्चुअल कॉस्ट के बीच में गैप कितना है, और जो गैप है उसको कैसे कवर करना है, इसके लिए भी मदद हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करती है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को कंपेयर करने में, उनकी तुलना करने में भी आपकी मदद करती है, और फाइनली कंपैरिजन करके तुलना करके आप निकाल पाते हैं कि दोनों कॉस्ट में, बजटेड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, और जो वेरिएशन उसके कारण क्या है, उसके रीजंस क्या हैं। रीजंस को निकाल के आप उन रीजंस पे काम करते हैं एंड डेफिनेटली आप अपने कॉस्ट को नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव कर पाते हैं। चलिए अगला है और लास्ट पॉइंट है एडवांटेज टू मैनेजमेंट का,
टू असर्टेन द रीजन्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से हम ये निकाल पाते हैं कि अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमारे बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है तो उस प्रॉफिट और लॉस के रीजन्स क्या क्या हैं, किन कारणों की वजह से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है और किन कारणों की वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है। यानी आपके बिजनेस में असर्टेन अगर आप करना चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस के रीजन्स, यानी आपके बिजनेस में लाभ क्यों हो रहा है या फिर हानि क्यों हो रही है, इसके कारणों तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये बताता है कि हमारा प्रॉफिट और लॉस किन कारणों की वजह से हो रहा है, किन रीजन्स की वजह से हो रहा है। अगला है एडवांटेजेस टू वर्कर्स। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग केवल मैनेजमेंट के लिए एडवांटेजियस है, केवल मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद है, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है और वर्कर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। एट द सेम टाइम वो आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। कैसे, देखते हैं। एडवांटेजेस टू वर्कर्स और एम्प्लॉयज़। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसे हमारे बिजनेस के वर्कर्स यानी कर्मचारी या फिर हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के लिए मददगार होता है, कैसे उनको फ़ायदा पहुंचाता है। फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम फॉर रिवॉर्डिंग द एफिशिएंट वर्कर्स। आपने क्लास 12th में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल में F.W. टेलर का लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसके हिसाब से F.W. टेलर साहब ने कहा था कि जो वर्कर जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसका पेमेंट उतना ज़्यादा होना चाहिए। जो वर्कर जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जितने ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे रहा है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है, उसी हिसाब से उसकी सैलरी डिटरमाइन होनी चाहिए। यानी किसी एम्प्लॉय की सैलरी उसके क्वालिफिकेशन से, उसके ओहदे से, उसके पोस्ट से नहीं, उसके आउटपुट से डिटरमाइन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और यहाँ पे हम रेफरेंस देना चाहेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का। आपको पता होगा कि फैक्ट्री में स्पेशली जब कोई इंसान सेल्स की जॉब करता है तो उसको इंसेंटिव वेज सिस्टम दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि अगर आप इतने सामान बेचेंगे तो आपको इतने सामान पे इतना कमीशन मिलेगा। तो वो इंसान मोटिवेट होके ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करता है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करता है तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कंपनी को होता है और उस इंसान को भी होता है, उस एम्प्लॉय को भी होता है। यानी अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारे बिजनेस में आएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स देगा। जो वर्कर्स पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम कर रहे होंगे और जिनका आउटपुट ज़्यादा होगा उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो वर्कर्स थोड़े से कामचोर होंगे, थोड़े से बेईमान होंगे, थोड़े से आलसी, आराम तलबी किस्म के होंगे, उनको सैलरी कम मिलेगी क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनका कॉस्ट ज़्यादा है। चलिए अगला है इनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड अर्न मोर। अगर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि जो इंसान ज़्यादा काम करेगा, जो इंसान ज़्यादा आउटपुट बनाएगा, उसको हम ज़्यादा सैलरी देंगे, तो उससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा और जब वो बेहतर होगा तो वो केवल कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो उसके खुद के लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब वो एफिशिएंट हो जाएगा, जब उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अगर वो जाके किसी दूसरे कंपनी में भी काम करता है तो वहाँ उसको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा उसको वेजेस मिलेंगे। ठीक है। अगला है इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी विल लीड टू इंक्रीज इन देयर सैलरी। मतलब सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड ही हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ के खर्चे इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ के खर्चे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लेस इंपॉर्टेंट खर्चे उनको आप इग्नोर करेंगे और जो मोर इंपॉर्टेंट खर्चे आप उनको कंसिडर करेंगे। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। और यदि आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, तो आप उनको भी प्रॉफिट का एक हिस्सा देंगे, एक बोनस देंगे या फिर उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देंगे। आपको पता होगा कि हर साल जो एम्प्लॉयज़ बेहतर करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है। आपके घर में भी अगर कोई इंसान किसी फैक्ट्री में या फिर किसी मैनेजर या फिर किसी सुपरवाइजर पोस्ट पे काम कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, आपको पता होगा कि हर साल या फिर हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे उनका प्रमोशन होता है या फिर उनकी सैलरी एटलीस्ट बढ़ती जरूर है। 2000 बढ़े, 3000 बढ़े, 4000 बढ़े, लेकिन बढ़ती जरूर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी डोनेट करती है, उनको भी कंट्रीब्यूट करती है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया मैनेजमेंट को क्या फ़ायदे हैं और एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे हैं। अब हम देखेंगे क्रेडिटर्स को क्या फ़ायदे हैं। आपको पता होगा क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है। क्रेडिटर्स यानी वो इंसान जिससे हम सामान उधार में खरीदे हैं और उसको पेमेंट करना बाकी है। द पर्सन फ्रॉम हुम वी बाई गुड्स ऑन क्रेडिट एंड टू हुम वी हैव टू ओ टू पे, यानी वो इंसान जिससे हमने सामान उधार में खरीदा है और उसको अभी पेमेंट नहीं किया, उसी को हम क्रेडिटर कहते हैं। और आपके बिजनेस का जो क्रेडिटर होता है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है कॉस्ट रिपोर्ट्स हेल्प टू अ सर्टेन सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे ऑल हिज डेट्स, यानी एक इंसान के पास वो क्षमता, वो सामर्थ्य जिससे वो अपने सभी दायित्वों को, अपनी सभी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकता है, चुका सकता है। तो अगर किसी इंसान ने आपको उधार पे सामान बेचा है तो ये एक्सपेक्ट करता है ना कि वो बाद में आप उसको पेमेंट करेंगे, उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन करके केवल बैठा तो नहीं रहेगा ना, वो तो देखता भी रहेगा कि क्या कंपनी सच में इस काबिल है, इस योग्य है, उसके पास इतनी क्षमता है कि सच में वो पैसा जो हमसे, वो जो सामान उधार में खरीदा था उसका पैसा वो हमको वापस कर सकता है या फिर नहीं। बिल्कुल ऐसा करेगी कंपनी, या फिर जो भी इंसान आपको पैसा दिया है वो बार बार आपकी एनालिसिस करता रहता है कि क्या इंसान के अंदर वो क्षमता है, क्या उस इंसान के अंदर ये सामर्थ्य है कि मेरा पैसा वो वापस कर सकता है। उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन आप हमेशा देखते रहते हैं। तो क्रेडिटर्स के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि कॉस्ट रिपोर्ट्स की मदद से क्रेडिटर्स ये जान पाते हैं कि क्या सच में जिस इंसान को हमने पैसा दिया है वो इंसान हमारा पैसा लौटा पाएगा या नहीं। अगला है हेल्प्स टू अ सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए आप किस इंसान को पैसा देना चाहेंगे। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे देश में है गौतम अडानी। हमारी गवर्नमेंट या फिर बैंक्स गौतम अडानी को पैसा क्यों दे रहे हैं? आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो हम बताते हैं कि गौतम अडानी की जो कंपनी है वो प्योरली डेट कंपनी, उसमें इक्विटी बहुत कम है, बहुत कम। मतलब अगर उसका जो डेट इक्विटी रेशियो अभी कुछ दिनों पहले 44:1 था। यानी मतलब क्या है इसका? अगर आपने अपने बिजनेस में 1 रुपया अपना लगाया है तो आपने 44 रुपया यानी 44 रुपीज़ कर्जा लिया है। अच्छा, ये गौतम अडानी की कंपनी पे गवर्नमेंट इतना ट्रस्ट क्यों करती है? क्योंकि गौतम अडानी की कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। गौतम अडानी की सारी कंपनियां प्रॉफिट में, और वो भी एक्सेसिव प्रॉफिट में है। इसीलिए गौतम अडानी की कंपनी को कर्ज बड़ा आसानी से दिया जा रहा है। तो क्रेडिटर किसी इंसान को अगर कर्ज देना चाहता है तो पहले वो देखेगा कि क्या इसकी कंपनी प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं। अगर उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो बाद में कहेगा कि यार पैसा ही नहीं है, मैं तुमको वापस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कर्ज उसी को देते हैं द पर्सन हु इज़ प्रॉफिटेबल, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो आपके लिए कुछ काम करता हो, जो आपके लिए सच में उसके अंदर सामर्थ्य हो कि आपके पैसा को वापस कर सके। अगला है हेल्प्स टू अ सर्टेन स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस में कितना स्थिरता है, आपके बिजनेस कितना स्टेबल है, ये देख के ही क्रेडिटर आपको पैसा देता है। और बिजनेस की स्टेबिलिटी का आकलन आप किसी भी बिजनेस के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से कर सकते हैं। अगर उस बिजनेस में कभी कॉस्ट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है, कभी लॉस में हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? वो बिजनेस अनस्टेबल है, उस बिजनेस में अस्थिरता है। और कभी भी अस्थिर बिजनेस को, अनस्टेबल बिजनेस को लोन्स या डेट्स या फिर सामान उधार में नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि इस केस में आपका पैसा फंस सकता है। तो क्रेडिटर्स को ये सारे फायदे हैं। अगर क्रेडिटर किसी भी इंसान को पैसा देता है तो वो उसके बिजनेस के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से ये सारे पॉइंट्स को एनालाइज कर सकता है और देख सकता है कि क्या सच में उस इंसान को पैसा देंगे तो वो पैसा वापस कर पाएगा, क्या सच में उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या वास्तव में उस इंसान का बिजनेस स्टेबल है या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो क्रेडिटर आपको पैसा देता है, और अगर नहीं होती हैं तो क्रेडिटर कहीं ना कहीं आपको पैसा देने से हिचकिचाता है। हो सकता है आपको किसी कंडीशन में पैसा दे भी दे, लेकिन वो डेफिनेटली डाउट करेगा आपके ऊपर कि वास्तव में इसके अंदर क्षमता तो नहीं है पेमेंट करने की, क्या कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। यानी वो क्रेडिटर भी जो आपको पैसा देगा वो अंधेरे में तीर मार रहा है कि उसको ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पैसा दे देंगे, लेकिन लॉजिकली
एनालिटिकली ऐसा नहीं लग रहा है, रिपोर्ट्स को देख के और आपके बिजनेस के कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को देख के, तो एक लॉजिकल क्रेडिटर आपको पैसा नहीं देगा। अगला है एडवांटेज टू सोसाइटी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा केवल मैनेजमेंट को नहीं होता है, केवल वर्कर्स को नहीं होता है, इसका फ़ायदा सोसाइटी को भी होता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी रिसोर्सेज का कम से कम वेस्टेज होता है, कम से कम आपके जो संसाधन होते हैं वो बर्बाद होते हैं। जब कम से कम संसाधन आपके वेस्ट होते हैं, मिनिमम वेस्टेज होता है, तो आपको पता होगा कि हम रिसोर्सेज लाते कहाँ से हैं। हम रिसोर्सेज सोसाइटी से ही लाते हैं। अगर हम सोसाइटी का रिसोर्स लाके उसको बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के लिए, हमारे बिजनेस के, हमारे देश के सराउंडिंग के लिए बड़ा ही घातक होता है। तो अगर हमारे बिजनेस में हम अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रखेंगे तो हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा तो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर हम अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे जो भी गुड्स होंगे वो कम दाम में बन जाएंगे। जब गुड्स कम दाम में बन जाएंगे, कम खर्चे में बन जाएंगे, तो हम उनको मार्केट में भी ज़्यादा भी प्रॉफिट अगर जोड़ेंगे, मान लीजिए अगर कोई सामान आप 5 रुपये में बनाते हैं, उसमें आप 10 रुपये का प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो आप उसको मार्केट में 15 रुपये में बेच देंगे। लेकिन अगर आप उस सामान को बनाने में ही 15 रुपये का खर्चा करते हैं, उसमें अगर आप 5 रुपये का भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, तो सामान की कीमत 20 रुपये हो जाएगी। यानी अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप अपने बिजनेस के माध्यम से अपने सोसाइटी में मिनिमम प्राइस पे गुड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और एट द सेम टाइम आपके जो भी गुड्स होंगे, अगर आपने अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से गुड्स को बनाया होगा, आपने अपने कॉस्ट को कंसीडर किया होगा, तो उस केस में आपके जो गुड्स होंगे वो बेटर क्वालिटी के भी होंगे, यानी बेहतर भी गुड्स आप प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी के लोगों को। अगला है एडवांटेज टू गवर्नमेंट। अच्छा, सरकार को क्या फ़ायदा है? आपको पता है कि सरकार हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होती है? मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि सरकार हमारे बिजनेस में इसीलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि उसको टैक्स कलेक्ट करना है, उसको टैक्स चाहिए। तो सही बात है, टैक्स तो चाहिए ही, लेकिन टैक्स के साथ साथ बिजनेसेस की मदद से, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेसेस के कॉस्ट की मदद से हमारे देश की सरकार जो है हमेशा अपने देश का इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। तो 2 एडवांटेज निकल के आते हैं सरकार के लिए। पहला एडवांटेज ये है कि अगर वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ करती है, गवर्नमेंट अगर कॉस्ट रिपोर्ट्स को हमारे देखती है, तो उसको हमारे बिजनेस का टैक्स कैलकुलेट करने में मदद हो जाती है। और दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा एडवांटेज ये है कि उसको हमारे बिजनेस की मदद से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करने में भी मदद होता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट को 2 तरफ से मदद करता है। पहला मदद क्या करता है कि टैक्स कितना होगा हमारे बिजनेस का वो कैलकुलेट कर लेता है, और दूसरा मदद ये करता है कि हमारे बिजनेस की मदद से वो हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे डिसाइड करना है ये बताता है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप सच में अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए सारथी आपका इंतजार कर रहा है। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं, आप आराम से जाके BCom, BA, BSc, LLB सभी कोर्सेज के लिए सारथी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सेमेस्टर की जर्नी को अभी तक की सबसे शानदार जर्नी बना सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स आपको और मिलेंगे जो व्हाट्सअप चैनल्स के लिए होंगे, कुछ लिंक्स आपको व्हाट्सअप ग्रुप्स के मिलेंगे। तो जो व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप्स के लिंक है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए, उन लिंक्स के माध्यम से भी अपने चैनल से, हमारे चैनल से ऐड हो जाइए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। आपकी यूनिवर्सिटी में जो अपडेट्स आते हैं तमाम अपडेट्स की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, और इसके अलावा आपको और भी चीज़ें, कुछ फ्री कंटेंट्स भी आपको उस ग्रुप में, उस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।